सागर एक अपाहिज लड़की से शादी करने जा रहा है, यह जानकर उसके घरवाले उस पर बरस पड़े। उन्हें यह शादी किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं थी। फिर जो हुआ उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। न मालूम कितनी बातें मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंध गईं और एकाएक जैसे मैं आकाश से धरती पर आ गिरी। सोचने लगी मैं कहाँ पहुँच गई थी उन मधुर कल्पनाओं में जो कभी साकार नहीं होंगी। लेकिन फिर सोचने लगी कि तो क्या मुझे इन्हीं कल्पनाओं के सहारे जीना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो उदासी और दर्द आ गया उसका अंत ही नहीं। अब क्या मेरी बारात में ऐसी धूमधाम नहीं होगी? कितनी प्लानिंग की थी अपनी शादी की मैंने भी, और मेरे माँ बाप भाई बहन ने भी। अब मैं खुद भी दुखी हूँ, साथ में माँ बाप भाई बहन भी चिंतित हैं। काश शादी से पहले मेरे पैर की हड्डी न टूटी होती तो मेरी मधुर प्लानिंग यूं जलकर राख न होती। मैं सोचने लगी थी कि 10 दिन बाद मेरी बारात आएगी भी या नहीं, मेरी डोली उठेगी भी या नहीं, और दुल्हनों की तरह मैं भी कभी लाल जोड़ा पहन सकूंगी या नहीं। वेडिंग के लिए होटल बुक हो चुका था, इंतजाम तो सारे हो ही चुके थे। हर सामान के लिए पहले से पैसा दिया जा चुका था, जिसके लिए भैया को कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। और फिर सागर के बीचों बीच हनीमून के लिए होटल के भी तो सारे इंतजाम कर लिए थे। शादी ब्याह कोई गुड़ियों का खेल तो नहीं कि उसका दिन टलता रहे। उन्होंने भी तो अब तक अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित कर लिया था। आजकल लड़कों की शादियों पर भी सब खूब खर्च करते हैं। सागर ने बैचलर ट्रिप भी ऑर्गेनाइज कर लिया था। जिस दिन मेरी हड्डी टूटी थी उस दिन की याद आते ही मैं कांप गई। हमेशा की तरह मैं छत पर पढ़ रही थी। छत के शांत वातावरण में पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। कोई शोर, कोई चीख पुकार सुनाई नहीं देती थी। नीचे तो सड़क की आवाज़ें और फिल्मों के गाने आध पढ़ाई से ध्यान हटा देते थे। शहर के बीच में घर होने की वजह से मार्केट आने वाले रिश्तेदार और दोस्त भी घर चले आते थे, जिससे पढ़ाई में काफ़ी व्यवधान पड़ता था। उनके लिए चाय नाश्ता तैयार करना पड़ता था या कभी-कभी खाना भी बनाना पड़ता। इससे मुझे बहुत परेशानी होती। एग्ज़ाम के दिनों में तो मम्मी पापा के रिश्तेदारों या अन्य लोगों का आना मुझे बहुत ही खराब लगता, क्योंकि एक तो उनके आने से समय नष्ट होता, दूसरे वे यह पूछना कभी न भूलते कि सरिता की शादी का क्या इंतजाम किया है। यह सुनकर मेरे तन बदन में आग सुलग उठती। इन सब झंझटों से मुक्ति पाने का मेरा एकमात्र स्थान छत थी। न माँ मुझे अपने सामने देखती और न ही मुझसे किसी काम की कहती। जब मैं छत पर पढ़ रही होती तो काम के लिए मीता को ही पकड़ा जाता था, वरना वह छोटी होने की वजह से बची रहती थी। शादी के लिए निश्चित तिथि के कुल 15 दिन बाद ही तो मेरी परीक्षा थी। तय हुआ था कि परीक्षा से पहले शादी होगी और परीक्षा के बाद हम हनीमून पर जाएंगे। शादी के बाद ठीक से पढ़ाई नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं अधिक से अधिक पढ़ाई कर लेना चाहती थी। यही सोचकर मैं छत के कोने में कुर्सी पर निश्चिंतता से पढ़ रही थी कि तभी बंदरों की कतार आती दिखी। बंदर तो हमेशा ही आते थे, उनसे डरकर मैं नीचे उतर जाती थी। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मैं यह सोचकर भागी कि कहीं बंदरों ने मुझे नोच लिया और चेहरा विकृत हो गया तो क्या होगा। मैं जल्दी से नीचे भागी, फिर नीचे रखे गमले से टकरा कर एक चीख के साथ गिर पड़ी। फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। जब मुझे होश आया तो माँ ने मुझसे कहा, यह क्या कर बैठी सरिता, अब क्या होगा। माँ का मतलब समझते मुझे देर नहीं लगी, पर उनसे क्या कहती। क्या यह कि कहीं बंदर मेरा चेहरा न नोच लें, इसीलिए मैंने छलांग लगाई थी और धोखे से गमले से टकरा कर गिर गई। यह रोने का समय है क्या, बड़े भैया चिल्लाए। क्या पता हड्डी न टूटी हो, सिर्फ मोच ही आई हो। चलो जल्दी अस्पताल चलो। और उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया। मगर भैया की आंखों की भाषा मैंने पढ़ ली थी। वे खुद भी तो इस बात से डरे हुए थे कि कहीं मेरे पैर की हड्डी न टूट गई हो। उन लोगों के चेहरे देखकर मैं अपना दर्द भूल सी गई थी। मेरा पैर सूज गया था, इसलिए और मुश्किल हो रही थी। अगर हड्डी टूटी तो कम से कम 3 महीने तक प्लास्टर झेलना पड़ेगा। हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े या रॉड डले। यह विचार आते ही मैं कांप उठी। बेवकूफ़ लड़की, यह क्या कर बैठी। जगदीश की आवाज़ मुझे झकझोर गई। उन्होंने फिर कहा,
अब तेरी जगह क्या मीता को खड़ा किया जाएगा? इसके साथ ही वे हंस पड़े, पर मेरा फक चेहरा देखकर शायद उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ, तो वे गंभीर हो गए। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्लास्टर न चढ़ाया जाए? माँ ने डॉक्टर साहब से पूछा। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। एक्सरे रिपोर्ट आ जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। माँ धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। आप फिक्र क्यों करती हैं? शादी तो हो ही जाएगी। हाँ, सरिता को चलाने के लिए व्हील चेयर और आंसू पोंछने के लिए किसी को साथ रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने शायद मुझे हंसाना चाहा, पर मेरा मुंह शर्म और अपमान से लाल हो गया। तभी अचानक मीता को सामने देखकर मैं संभल गई। क्या बात है मीतू? दीदी, मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। खाना लग गया है, सब खाने की मेज़ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसका स्वर झल्लाया सा लगा। मैं भारी कदमों से मीता के साथ डाइनिंग टेबल पर व्हील चेयर से आ गई। खाने की मेज़ पर माँ, पिताजी, भाभी, भैया सभी मेरे इंतज़ार में बैठे थे। मीता ने प्लेट में खाना परोसकर प्लेट मेरे सामने रखी, तो मुझे लगा मानो सभी लोग मुझ पर तरस खाई नज़रों से मुझे देख रहे हैं। अपने प्लास्टर चढ़े पैर पर एक नज़र डालकर मैं चुपचाप खाना खाने लगी थी। खाने के साथ साथ मेरी रुलाई भी छूट रही थी। कैसा अजीब वातावरण हो उठा था। पहले खाने की मेज पर बैठते ही पिताजी के कहे, भैया के चुटकुले, भाभी की चूड़ियों की खनखनाहट, माँ की बनावटी झल्लाहट से वातावरण खुशनुमा सा लगता था। लेकिन आज खाने से पहले हंसते बोलते चेहरे मेज पर आते ही गुमसुम हो गए थे। मैं सोच रही थी कि घर में जो यह उदासी छा गई है, इसका कारण मैं ही तो हूँ। मैंने इसीलिए माँ से कहा भी था कि मेरा खाना मेरे कमरे में पहुँचा दो, लेकिन वे तो रो पड़ी। बोली, तू अकेले कितना खाएगी? क्या मैं यह समझती नहीं? सुनकर मैं चुप हो गई। अचानक रात के 10 बजे सागर आ गए। वे कार से आए थे। सामने देखकर मेरा खून बर्फ की तरह जम सा गया। हर कोई धड़कते दिल से अपने अपने ढंग से अनुमान लगा रहा था। पिताजी ने सागर से कहा, आपसे अनुरोध है कि शादी की तारीख कृपया न बदलें, क्योंकि फिर बुकिंग न मिलने के कारण शादी अगले साल तक के लिए टल जाएगी। वैसे आपकी जो इच्छा। आपकी तसल्ली और विश्वास के लिए मैं सरिता का एक्सरे दे रहा हूँ। कृपया बताएं क्या करें। सागर ने आते ही मुझे सबके सामने जोर से हक करके सबको चौंका दिया। उसने कहा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्लान है, बस हनीमून कैंसिल। जब सरिता पूरी तरह ठीक होगी तब देखेंगे। सागर ने पूरी योजना सबको बता दी। उसने साफ कह दिया कि शादी से पहले सरिता उसके माता पिता से नहीं मिलेगी, क्योंकि न जाने वे क्या फैसला लें। शायद वे नहीं चाहेंगे कि उनकी होने वाली बहू व्हील चेयर पर शादी के मंडप में आए। सागर ने हमारे 6 टिकट पहले करा दिए ताकि हम डेस्टिनेशन पर पहले पहुंच जाएं। मुझे सोफे पर बैठा कर खूब तस्वीरें ली गईं, जिसमें मेरे पैर छिपे हुए थे। सब अपने अपने कार्यक्रम के अनुसार डेस्टिनेशन होटल पहुँचे। सागर ने बहाना बना दिया कि प्री वेडिंग कार्यक्रमों में किसी कारण से मैं भाग नहीं ले पाऊंगी। सब मुझसे कमरे में मिलने आते। मैं पलंग पर लेटे लेटे सबसे मिलती। हम 6 यात्रियों में मम्मी, पापा, मीता और भैया और भाभी के अलावा किसी को नहीं मालूम था कि मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है। सागर के माता पिता भी आए, मुझसे मिल कर गए। मैं डरी रही। सागर ने बड़ी बखूबी से मुझे बेड पर लिटाए रखने के एक के बाद एक नए बहाने गढ़े। मेरे बिना कई रस्में हुईं और कईयों में मैं सबसे पहले पहुंचकर बैठ जाती, बड़े से लहंगे में पैर छिपाकर, और तभी उठती जब सबको सागर या मम्मी पापा किसी न किसी बहाने कहीं और ले जाते। यह डेस्टिनेशन वेडिंग एक बड़े होटल में हो रही थी, जिसमें सर्विस लिफ्ट से व्हील चेयर पर चुपचाप इधर से उधर जाना संभव था। मेरा कमरा एकदम सर्विस लिफ्ट के बराबर में था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। बारात निश्चित समय मैरिज होटल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंची। बारात में जो लड़कियां आई थीं, उनमें मुझे न देखकर गुसुर फुसुर हो रही थी। भाभी मेरे हाथों में मेहंदी लगा रही थी। तभी 7-8 लड़कियां मुझसे मिलने चली आईं, लेकिन मैं तो बेड पर लेटी थी और नकली छींकें मार रही थी, इसलिए देखते ही वे उल्टे पैर लौट गईं। असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब विवाह मंडप में आयोजन के लिए मुझे बुलाया गया।
मेरी और सागर की जिद के कारण मीता ही मुझे लाल लहंगे में लेकर विवाह मंच पर पहुंची। तब सबके मुंह खुले के खुले रह गए, हमारी ओर के बारातियों के भी और सागर के संबंधियों के भी। सागर के पिता बरसने लगे, यह क्या तमाशा है? क्या हम अपाहिज लड़की से शादी करने वाले हैं? मैं अपमान से तिलमिला उठी। पापा ने सारी बात सागर के पापा को बताई, तो भी वे शांत नहीं हुए। सागर इस दौरान चुप खड़ा रहा। तभी मैं बोल पड़ी, नहीं करनी मुझे शादी। मेरा पैर को कट नहीं गया है। क्या ज़रूरत है पापा को गिड़गिड़ाने की? क्यों पापा दया की भीख मांग रहे हैं किसी के आगे? बोलते बोलते मेरा सारा शरीर कांपने लगा। तभी किसी रिश्तेदार ने कहा कि सागर की शादी मीता से कर दो तो सही रहेगा। सागर यह सुनकर भी चुप था। पिताजी ने तो हाँ भी कर दी, लेकिन तभी सागर का असली रूप सामने आया। बोला, पापा मेरा विवाह सरता से ही होगा और शादी का जो समय तय है उसी में सब कुछ होगा। मुझे हड्डी टूटने की बात पहले दिन से पता है। यह सब मेरी इच्छा और हमारे भविष्य के सुख के लिए है। सागर के प्रति मेरी सहानुभूति उमड़ आई। सोचने लगी कि मेरे लिए वह कितनी मुसीबत झेल रहा है। कुछ का उत्साह निचुड़ गया था। वातावरण में एक अजीब सा सूनापन भर उठा। पर फिर पूरे जोश खरोश से शादी का हर काम पूरा हुआ। मैं व्हील चेयर पर बैठी थी और सागर मेरे साथ खड़ा सैकड़ों फोटो में हमारे प्यार को जाहिर कर रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।